बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज कहा है कि इंतखाबी अमल में किसी खास ग्रुप की मुखालफत या हिमायत नहीं की जाएगी, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा लंदन से पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा की वापसी और दीगर जो नून लीगी क़यादत है वो भी पाकिस्तान पहुँच रही है। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की कार्रवाई वापसी के हवाले से जो है वो मामलात तय पाएंगे। तो क्या कोई कानूनी रुकावटें नवाज शरीफ साहब की वापसी में अभी मौजूद हैं या मामलात जो हैं वो अफ़वाह मुत्तफ़िक़ नहीं जी, कल तो जो बात की सरफराज बुगटी साहब ने, और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हो सकता है कि अगर ज़मानत ना हुई तो नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके ऊपर फिर आज तमाम रोज़ जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा और राना सनाउल्लाह साहब और बाकी तमाम शख्सियात जो हैं वो बरहम नज़र आई। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बात की थी सरफराज बुगटी साहब ने वो तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक की थी, वो उससे हट के तो कोई बात नहीं की थी। लेकिन बहरहाल अब ये है कि देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो क्या, मरीम नवाज़ साहबा वापस आई हैं और वो आज दिन उन्होंने जाती उम्र में गुजारा। कल से वो अपनी गालिबन पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर रही हैं और देखना ये है कि अब वो क्या बात करती हैं, मीडिया उनसे क्या सवालात करता है, क्या जवाब देते हैं। वो जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उन्होंने अपना दौरा थोड़ा सा पाकिस्तान वो बाद में आएंगे, पहले वो लंदन से मेरा ख्याल है कि उम्रे के लिए जा रहे हैं और उम्रा करके फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब 2-4 दिन और उनको बाहर लगेंगे मुल्क से। और इसी दौरान जो है वो ये जो फ़ैसला है फैज़ाबाद धरने वाला, और ये 28 तारीख को इसकी समाअत हो रही है। और साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जो हैं उनको उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूँ अटक के अंदर, लेकिन चूँकि अदालत का फ़ैसला था तो अदालत के फ़ैसले के तहत फिर उनको अभी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया और उनको वहाँ पे B क्लास दी गई है। अटक में B क्लास नहीं है, अडियाला के अंदर B क्लास मौजूद है। और B क्लास की फैसिलिटीज़ में ये है कि एक अलग से कमरा जी, और उसमें जो है वो एक उस कमरे के अंदर जो है वो TV भी है जिसमें सिर्फ सरकारी TV आता है, और सरकारी TV आता है लेकिन उसके साथ जो PTV होम भी आता है, ठीक है, यानी ख़बरों का भी और दूसरे भी। और उसके अलावा जो है वो उसमें जो अटक में वो बात कर रहे थे कि मुझे बाहर चहलकदमी की इजाज़त दी जाए, तो यहाँ पर जो है वो बाहर एक छोटा सा, जहाँ पे ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी है, तो एक छोटा सा लॉन सा है बाहर, बागीचा सा, जिसमें वो उनको चहलकदमी की और बाकी मामलात वहाँ पे। लेकिन ये है कि उसमें वहाँ पर बस ये है कि वो दूसरे जो B क्लास के लोग हैं उनसे इनको अलग रखा जाएगा। मतलब एक ही वक्त में वहाँ पे ऐसी सूरत हाल बनी थी कि वहाँ पे एक ही वक्त में फ़रियाल तालपुर साहबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जरदारी साहब, ये सारी शख्सियात थी। तो फिर वो ये ज़रूरी होता है कि सबको अलग अलग वहाँ पे जो रूम्स हैं वो एक दूसरे के, यानी आप देख सकते हैं सिंपली सामने कुछ जगह ऐसी हैं जिसमें वो दूसरा कमरा आपको नज़र आ जाता है, लेकिन उससे बात करना या वहाँ तक पहुँचना जो है मुश्किल होता है। तो ये शिफ्ट यहाँ पे कर दी है। एक अर्दली या उनके साथ जिसको कहा जाए कि जो खिदमत गुजार वो अवेलेबल होगा उनके पास, और मतलब है कि बेड वगैरह और बाकी सहूलियात जो B क्लास की हैं वो उनके पास होंगी। और इसमें जो है अब देखना ये है कि ये मामलात जो है ना, डील और बाकी सारे मामलात, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं कि तलखी ख़त्म की जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसमें कोई ऐसी पेशरफ नहीं है कि किसी को कहा जाए कि कोई डील हो रही है किसी के साथ या कोई समझौता हो रहा है या कोई ऐसे मामलात। आइन और कानून के मुताबिक ही मामलात हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसमें आपको मज़ीद तलखी नज़र आएगी। मज़ीद तलखी तब नज़र आएगी जब बाकी सियासी जमातों के साथ और जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं और जो गंदम, चीनी, आटा, ये डॉलर की स्मगलिंग और ये सारा मीडिया से रिलेटेड शख्सियात, और तो बाकी जो एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड है, और इसमें अदालत से ताल्लुक़ रखती शख्सियात भी आ सकती हैं। जब मैं अदालत से ताल्लुक़ रखती शख्सियात का कह रहा हूँ तो इसमें कोई जज साहबान के मामला भी आ सकते हैं। इसमें जो है ये जो नेक्सस है कि मुख्तलिफ भारी भरकम शख्सियात जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो उनके साथ वकला, फिर उनके साथ जजेस, फिर कोई तारीखें किस तारीख को सेट होती रहीं, फिर फैसला, फिर वो, तो मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात
जो है इन पे एहतसाब होगा और ये जो है ये मामलात आगे बढ़ेंगे और उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होती नज़र आएंगी मुल्क में, जो कि जिनका अभी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरफ डायरेक्शन है या जो जहाँ जा रहा है सिलसिला वो सारा ठीक है। इंतखाबात, जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन उसके साथ ये एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो चल रही है और उसमें अक्रॉस द बोर्ड होना ज़रूरी है। और इसीलिए आज वजारत इत्तलात की तरफ से ये एक कलामिया जारी हुआ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। और वो जो बात थी जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हवाले से एक बात वहाँ पे उन्होंने की थी कि -1 वाली बात, उसको आज वजारत इत्तलात की तरफ से बाकायदा रद्द किया गया है। उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन और बाकी काफ़ी उसके ऊपर बात की गई कि कैसे आपने कहा है। तो फिर आज वजारत इत्तलात ने उसकी वजाहत भी की कि तमाम सियासी जमातें, तमाम शख्सियात, अगर अदालतें इजाज़त देती हैं तो कोई केयर टेकर सेटअप या कोई भी और फोरम ऐसा नहीं है जो उनको रोके। तो अदालतें ही फैसला करेंगी और अदालतों का ही फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब हों या तहरीक इंसाफ के लोग हों या रहनुमा हों उनको, लेकिन किसी और शख्स को या किसी को और इख्तियार नहीं है इस बात का कि वही कहे कि कौन हिस्सा लेगा और कौन हिस्सा नहीं लेगा। ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन कमीशन, अदालतों के पास है और वहीं से फैसले जो भी आएंगे तो उन्हीं का, अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो वहीं से रिलीफ मिलेगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ के सरबराह हों या नवाज शरीफ साहब हों या कोई और शख्सियत हो। और अगर किसी के ऊपर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे आने वाले दिनों में तो भी अदालती फैसला, तो अदालत के फैसले जो हैं वो बड़े मुकद्दम हैं और उनका सबको एहतराम करना चाहिए। दूसरी जो बात है वो तो फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए अभी ये आने वाले दिन, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जज साहिबान के हवाले से भी शिकायत हैं, वो क्या बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर, लेकिन ये है कि वो कुछ बुनियादी मामलात अगर उसको डायरेक्शन में डाल दें तो मेरे ख्याल से मुल्क बहुत आगे जाएगा तेज़ी के साथ। ये जो तारिक मसूद साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब के हवाले से ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जो जज साहिबान हैं ये बड़े अपराइट, यानी इनके अगर आम पूछे ना तो इनके जो इनके सामने चाहे इनके अगेंस्ट फैसला आया हो वकला का, लेकिन वो भी इनकी तारीफ़ करते हैं, वो भी तारीफ़ करते हैं कि ये बड़े अपराइट जजेस हैं। ठीक है, तो सबकी करते हैं लेकिन कुछ जजेस की तो ख़ास तौर पे करते हैं। तो ये जो मामलात हैं कि जी फ़ोन किया, कैसे फ़ोन किया बंदयाल साहब ने, क्या हुआ, फिर वो, तो ये इसको मेरे ख्याल से फ़ाइज़ ईसा साहब अपने ख़ुद ही वो देखें और हमें एतमाद होना चाहिए अपनी अदालतों के ऊपर। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात तो ये अभी फ़ैसलों के दिन है, बड़े अहम फ़ैसले, गिरफ़्तारियाँ, पकड़ धकड़ और मामलात सारे, दरमियान में ये जो है वो डेंगू के भी केसेस बढ़ रहे हैं या शुब चशम के इश्यूज़ भी खड़े हो रहे हैं। ये ज़ाहिर है कि ये वो है जो जिनको आप काउंट नहीं कर रहे होते, लेकिन अचानक प्रॉब्लम सामने आ जाती है। डायरेक्शन ठीक है, अल्लाह ताला बस ये जो मुख्तलिफ बहरान है, अदम इस्तेकाम बहरान, उनसे निकाले मुल्क को जल्दी। लेकिन ये एहतसाब वाला मामला, और एहतसाब ये सियासी एहतसाब नहीं हो रहा, असल में ये हो रहा है कि जो डॉलर कैसे स्मगल होते हैं, वो डॉलर की स्मगलिंग में सियासी लोग निकलाएँ या कोई ब्यूरोक्रेट निकलाएँ या कोई बिजनेसमैन निकलाएँ तो या किसी और अदारे के लोग भी निकलाएँ, इस्टेब्लिशमेंट के लोग निकलाएँ, तो सबको पकड़ के एक ही दफ़ा जो है ना वो सीधा करना ज़रूरी था कि ये स्मगलिंग और ये सारे गंदम और ये चीनी और ये सारे मामला जो हैं ये रुके, और ये मेरे ख्याल से ठीक हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है तो ये हमें 2-3 दिन 4 दिनों में देखना है कि बयानिया तो देखें इकॉनमी पे होना चाहिए, बयानिया तो लोगों के मसाइल के हल के लिए होना चाहिए, बयानिया या फिर नज़रियात पे होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि जी कोई जैसे टोरी पार्टी है या लेबर पार्टी है, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, या इस तरह दुनिया भर में जैसे होता है। तो ये तो बयानिया जो है कि गालियाँ देने वाला बयानिया है ना, ये तो बयानिया होते ही नहीं किसी मुल्क में भी, किसी दुनिया में कहीं नहीं होते जमहूरियत में कि ज़्यादा गालियाँ कौन देगा, कम गालियाँ कौन देगा, आपस में लड़ाई हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये बयानिया अब नहीं चलेंगे और आवाम के लिए एक अच्छा प्लान लेके सब सियासी जमातों को आना चाहिए, उतरना चाहिए इंतखाबात के मैदान में। तो क्योंकि गालियाँ वालियाँ देने से तलखियाँ ही पैदा होती हैं ना लोगों के दरमियान, अदारों के दरमियान, अवाम में, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये बताएंगे ये बिजली का मसला कैसे हल होगा, पेट्रोल की कीमतें कैसे काबू आएंगी, खारजा पॉलिसी, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझता हूँ कहना, वो ये है कि जो इसराइल और सऊदी अरेबिया का मामला चल रहा है। अच्छा, ये जो मामला है ये ध्यान में रखें कि ये अब्राहम एकॉर्ड्स नहीं है। जो अब्राहम एकॉर्ड्स हुए थे ट्रंप के दौर में, ये वो नहीं है। ये पहली बात तो ये जहन में रखी जाए, ये वो मुआहदा नहीं है जो मुआहदे ट्रंप दौर में हुए थे। ये वो मुआहदा भी नहीं है जो कि ओस्लो में हुआ था। ओस्लो में 2 मुआहदे हुए थे ना, एक 93 में हुआ था, एक 95 में हुआ था।
और वो ओस्लो के माहदे भी नाकाम हो गए थे। अच्छा, मैं ज़रा इसको सादा से अल्फाज में इसको बताता हूँ। देखें, इस तरह से है कि इसराइल का तो वजूद आया ना 48 के अंदर, 1948 में इसराइल जो है वो 48, और 48 में ही अरबों के साथ जंग हो गई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो यरूशलेम का शहर है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो उससे पहले यरूशलेम एक था, यरूशलेम दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मगरबी यरूशलेम और एक मशरकी यरूशलेम। अच्छा, पहले तो यरूशलेम पे बात करते हैं ना ज़रा। यरूशलेम जो है वो उस पर बात करें तो जो मशरकी यरूशलेम है वो चला गया, उसके जो तमाम तर उसको जो देखना था, उसके मामलात कौन डील कर रहा था, वो जॉर्डन कर रहा था। ठीक है ना, ईस्ट यरूशलेम जिसको ओल्ड सिटी कहते हैं। और दूसरा जो है वो है मगरबी यरूशलेम। अच्छा, मगरबी यरूशलेम वो है जहां पर तल अवीव है, तल अवीव वहां पे। और जो मशरिकी यरूशलेम है, इसको यहां पर तमाम मुकद्दस मकामात हैं तीनों मज़ाहिब के। यानी अगर हम कहें कि मस्जिद अक्सा कहें तो मशरिकी यरूशलेम में, अगर हम कहें कि जी ये जो है ये जो इनका हैकल सुलेमानी की जो दीवार बची हुई है, एक मगरबी दीवार जिसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल, दीवार गरिया, तो ये दुनिया में जो यहूदी हैं उनके लिए सबसे बड़ी जगह है, क्योंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दूसरा हैकल जो बाद में तबाह हो गया, लेकिन उसकी एक दीवार बच गई जहाँ पे यहूदी जो है वो रोते नजर आते हैं। तो ये यहूदियों का सबसे मुकद्दस मकाम है। ये भी मशरिकी हिस्से में, शहर के दो हिस्से हैं, तो दो में डिवाइड हो गया 48 के अंदर। अच्छा, अब ये हुआ कि जो इसी तरह से वो जो टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन है वो दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे मुकद्दस मकाम है। सबसे वेटिकन नहीं, ये मकाम सबसे मुकद्दस है, जो कि टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन जिसको कहते हैं। और ये जो टेम्पल ऑफ रिसरेक्शन है ये वो जगह है जहां पर रिसरेक्शन भी हुई थी ईसाई मजहब के मुताबिक, और क्रूसिफिकेशन भी हुई थी। इसमें दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, एक वो जगह है इसी चर्च में, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो मस्जिद अक्सा है ना, और मस्जिद अक्सा और टेम्पल ऑफ डूम है जो कि बाद में तामीर हुआ, जो कि एक गुंबद है और कुतुब वगैरह जो हम बात कर चुके हैं, जिसके चार दीवारी और मुसलमानों की जगह है। तो मुसलमानों की वो जगह है, वो मशरिकी यरूशलेम में है। ठीक है। जो ईसाइयों की जगह, जो मसीह बरादरी की जगह है सबसे मुकद्दस, अच्छा यहूदियों का भी हमने जिक्र कर लिया, वो भी जो जहाँ हैकल है, हैकल की दीवार है, और जहाँ उन्होंने तीसरा हैकल तामीर करना है वो भी यहीं पे है। और फिर उसके बाद जो ईसाई मजहब या मसीही हैं उनकी जो सबसे मुकद्दस मकाम है जो कि चर्च ऑफ रिसरेक्शन है, वो भी यहीं पे है। अच्छा, मशरिकी यरूशलेम में वो जो चर्च है, ये वो चर्च है जिसमें दोनों जगह हैं, यानी वो जगह जहां पर ये जो जिसको होली वीक कहते हैं, एक पूरा हफ्ता होता है जो कि मुकद्दस तरीन, अगर आप समझें कि मसीही कौम के लिए कोई तो उनके लिए जो मुकद्दस तरीन त्यौहार कहा जाए या जो भी, तो वो जो है ये पूरा एक हफ्ता होता है। अच्छा, इसका आगाज़ होता है उस संडे से जिस संडे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल हुए थे, और इसका इख्तिताम होता है जाके उस दिन जिस दिन हज़रत ईसा, अच्छा बीच में एक बुध का दिन भी आता है जिसको जब धोखा दिया गया था उनको, उनके साथियों हवारियों की तरफ से, उसको वो बुध का दिन था, तो वो बिट्रेयल ऑफ, वो पूरा एक हफ्ता है। लेकिन फिर उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन उनको सूली की तरफ ले गए थे। अच्छा, मुसलमान ये कहते हैं कि जी सूली से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया था। जो मसीही हैं वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई थी। जिस दिन दे दी गई थी उसको वो कहते हैं गुड फ्राइडे। एक रस्म है जिसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। गुड फ्राइडे जो है बुनियादी तौर पे वो एक दुख का दिन है, ठीक है, और ये जुम्मा है, ये जुमे का दिन है। और अगर यहूदी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, जो जैसे मुसलमानो65 का कैलेंडर चांद से वापस कमरी कैलेंडर है, तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सूरज से कितने दिन, 365 दिन या महीना या ये सारा वो सूरज से निकालते हैं। यहूदियों का जो कैलेंडर है वो कमरी और शमसी मिक्स है। तो उनका जो महीना है वो निसा की 15 तारीख को ये गुड फ्राइडे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक पहुंचा दिया गया। और फिर उनका ये
अकीदा है तो वो जो जगह जहाँ पे सूली है वो जगह इस चर्च के अंदर है। ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि ये तो जुमे के दिन हो गया, फिर हफ्ता हुआ, फिर जो इतवार का दिन था उस इतवार के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया। वो कहते हैं कि यानी सूली देने के बाद ठीक है उनको यानी उनकी तदफीन हुई और फिर आसमानों पे उठा लिया गया जब लोग देखने गए थे। वो जो आसमानों पे उठाने वाला दिन है उस दिन वो ईस्टर मनाते हैं, वो ईस्टर है, यानी गुड फ्राइडे का तीसरा दिन ईस्टर है जो इतवार। अच्छा। वो ईस्टर का दिन है जो सबसे मुकद्दस त्यौहार, बाकी तो क्रिसमस है ना जो कि पैदाइश का दिन। तो ये ईस्टर, जहां ईस्टर की तकरीब है और जहां पे गुड फ्राइडे है, ये दोनों मकामात भी मशरिकी यरूशलेम में है। ठीक है। और फिर जो माउंट ज़ायन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद पैगंबर, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको किंग डेविड कहते हैं, देखिए ना, ये हमें पता है कि बाइबल में जितने पैगंबर हैं हमारे पैगंबर, उनका जिक्र बाइबल में है, क्योंकि ये बहुत सारे पैगंबर जो हैं वो बनी इसराइल से थे जी। तो आप अगर दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद कहें तो वो इंग्लिश में डेविड हैं, अगर आप सुलेमान कहें तो वो सोलोमन हैं, अगर आप यूसुफ कहें, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो वो जोसेफ हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर आप इसहाक अलैहिस्सलाम करें तो आइजक हैं, अगर आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो वो मैरी हैं। तो ये तमाम नाम जो हैं ये आपको बाइबल में भी मिलते हैं और आपको इधर भी मिलते हैं। अच्छा, तो इसी तरह से जो है वो तो ये जो किंग डेविड कहते हैं ना, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को किंग डेविड, तो किंग डेविड का जो तदफीन है वो जिस जगह पे है माउंट ज़ायन पे, वो भी मशरिकी यरूशलेम में है। ठीक है, तो मशरिकी यरूशलेम ही है। अच्छा, अब जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, मशरिकी यरूशलेम को जो है वो तस्लीम करता है अक़वाम मुत्तहिदा कि फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम होगा, पूरा यरूशलेम होगा, लेकिन मशरिकी यरूशलेम तो खास तौर पे होगा। और इसको तस्लीम करता है रशिया, ठीक है, इसको तस्लीम करता है अमेरिका, इसको तस्लीम करता है चाइना, इसको तस्लीम करते हैं 57 ममालिक OIC के मशरिकी यरूशलेम ही फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। ठीक है, अब जब आए ट्रम्प साहब, तो ट्रम्प साहब ने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम अपने कॉन्सुलेट्स को, सफारत खाने को तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी इसका मतलब है कि वो यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने जा रहे थे। अभी तक जितने सफारत खाने वगैरह हैं वो हैं तल अवीव के अंदर, और यहाँ कॉन्सुलेट जनरल्स हैं, कॉन्सुलेट जनरल्स बैठते हैं। लेकिन उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में कहा कि हम तो अपना दारुल हुकूमत ही शिफ्ट कर देंगे मगरिबी से मशरिकी यरूशलेम, यानी एक तरह से मशरिकी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत, जो जिसके ऊपर अब्राहम अकॉर्ड बने। अब जो सऊदी अरेबिया का मामला चल रहा है इसराइल के साथ, तो आज जो नाइफ सुदैरी हैं, नाइफ सुदैरी को सऊदी अरेबिया ने चंद माह पहले जो उनके जॉर्डन में, क्योंकि जॉर्डन मस्जिद अक्सा की जो देखभाल है वो हाशमी खानदान, यानी जो जॉर्डन है उसकी देखभाल करता है, ठीक, वो जॉर्डन जो है वो उसकी निगरानी करता है, देखभाल करता है। तो इन्होंने जो जॉर्डन के अंदर सऊदी सफीर, ठीक है, नाइफ सुदैरी, तो नाइफ सुदैरी को इन्होंने कहा कि आप जो हैं वो फलस्तीन के अंदर भी सऊदी अरब के सफीर होंगे। तो सऊदी अरेबिया ने अपना सफीर मुकर्रर कर दिया फलस्तीनी इलाकों में। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये पहले तो ये हो गया ना, तकसीम हो गया, यरूशलेम तकसीम हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो 1967 की जंग हुई, तो 1967 की जो 6 रोज़ा जंग थी उसमें अरब हार गए। अच्छा, अरब जब उसमें हार गए और इसराइल जीत गया, तो 3 इलाके अरबों के हाथ से निकल गए। एक निकल गया, एक तो मिस्र को शिकस्त हुई, तो मिस्र के हाथ से जो इलाका निकला वो गजा बन गया। गजा को अगर नक्शे में देखें तो मिस्र के साथ मिलता है। तो अगर आपने गजा जाना हो तो 2 ही तरीके हैं, या तो समंदर के रास्ते लोग गजा जाते हैं, जैसे ये फ्लोटीला वगैरह भेजा था टर्की ने, या यह है कि आप सुरंगें या रास्ते खुलते हैं तो इजिप्ट से आप दाखिल होते हैं गजा की पट्टी, गजा या इसराइल से जाएं जो कि जाने की इजाज़त नहीं। तो गजा में तो एक महसूर लोग हैं ना, बिल्कुल, तो गजा मिस्र का इलाका था जो छिन गया। दूसरा ये हुआ कि जो वेस्ट बैंक था
यानी दरियाए उर्दन का मगरबी किनारा ये निकल गया जो कि उर्दन के पास था। ये सारा मगरबी किनारा जो है ये उर्दन के पास ही था, ये चला गया इसराइल के पास। और साथ ही शाम को शिकस्त हुई तो शाम के हाथ से वो पहाड़ियां निकल गई जिनको कहते हैं गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ियां जो कि ऊपर शुमाल में है, जिनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है क्योंकि उन पहाड़ियों के से आप देखें तो नीचे आपको वादी नजर आती है। तो वो ये 3 जगह, 3 मुल्कों के हाथ से 3 जगह चली गई, उर्दन के हाथ से, शाम के हाथ से गोलान हाइट्स, इधर मगरबी किनारा, और फिर इधर से जो है वो गजा। जब ये मुआहदा हुआ, मुआहदे हुए ओस्लो के और उससे पहले इजिप्ट के, और तस्लीम किया इजिप्ट ने, और उसके नतीजे में वो कुछ इलाका सिनाई का जो निकल गया हुआ था वो वापस किया इसराइल ने मिस्र को। गजा अपनी जगह रह गया, गजा अपनी जगह रह गया, और गजा जो है वो अपनी जगह रह गया। और इसी तरह से उर्दन का जो कंट्रोल था वो भी। अच्छा, फिर ओस्लो एकॉर्ड में क्या हुआ? ओस्लो एकॉर्ड मुआहदा क्या था? उर्दन के साथ क्या मुआहदा हुआ? ये मुआहदा हुआ कि जो मगरबी किनारा है उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, ABC। ठीक है, ठीक है। ए इलाके जो हैं उन पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल होगा फलस्तीनी अथॉरिटी का। ठीक है। जो बी इलाके हैं वो दरमियाने होंगे, यानी उन पे फलस्तीन का भी कंट्रोल होगा और कंट्रोल होगा, जी, कंट्रोल होगा इसराइल का भी और फलस्तीन का भी। सी इलाके जो है वो इसराइल के पास होंगे। ये मगरबी किनारे की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। अच्छा, अब ये हुआ कि एक का जो इलाका है वो तो सिर्फ 18% है, फलस्तीनी वहां पे बुरे हाल में। अच्छा, जो बी का इलाका है वो वहां पर तो मुकम्मल तौर पे फलस्तीनी साइडलाइन है और इसराइल कंट्रोल में। और सी का जो इलाका है वहां फलस्तीनी दाखिल ही नहीं हो सकते, बल्कि उनको स्पेशल कार्ड चाहिए, उनको वहां पे स्कूलों में नहीं दाखिला मिलेगा क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे इसराइल का। अब जनाब ये हुआ तो ये समझ में आ गई मेरे ख्याल से बात। बिल्कुल। अब जो फलस्तीनी रियासत बन रही है, ये जो सऊदी अरेबिया का जो प्रपोजल है उसमें यरूशलेम जो है, मुकम्मल यरूशलेम वो उस फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ओल्ड सिटी में ही सारे मुकद्दस मकामात हैं, मस्जिद अक्सा भी, यानी तल अवीव में तो कुछ भी नहीं है ना, मस्जिद अक्सा भी, चर्च भी, दीवारी गरिया भी, और फलस्तीन और ये मशरिकी यरूशलेम उसका इलाका होगा। ठीक है। अब यहां से ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये अब आगे मामलात कैसे चलते हैं, क्योंकि आज जो है वो, अगर मैं 14th स्लाइड दिखाऊं तो सऊदी एम्बेसडर जो वहां पहुंचे हैं उन्होंने कहा है किंगडम वर्किंग टू एस्टैब्लिश पैलेस्टीनियन स्टेट। ठीक है, यानी पैलेस्टीनियन स्टेट होगी और उसका दारुल हुकूमत वो, ये अब इसराइल का मीडिया में कोट कर रहा हूं। अच्छा, जो हारिस है 15वीं स्लाइड, सऊदी एनवॉय ने क्या कहा है? वर्किंग टू एस्टैब्लिश पैलेस्टीनियन स्टेट विद ईस्ट यरूशलेम एज कैपिटल। जहन में रखें, ईस्ट यरूशलेम सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मशरिकी यरूशलेम, उसी में मस्जिद अक्सा है, उसी में दीवार गरी है, उसी में हैकल है, उसी में चर्च ऑफ रिसरेक्शन वही है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया कह रहा है कि वो वहां पर। अच्छा, हारिस ने फिर आगे एक और भी दिया, द वॉर फॉर फ्यूचर ऑफ जुडाइज्म इन इसराइल हैज बिगन। अच्छा, उसके बाद यह है कि जेरूशलम पोस्ट, नेतन्याहू अंडर फायर फॉर यूजिंग ग्रेटर लैंड ऑफ इसराइल मैप। अभी अक़वाम मुत्तहिदा पे जो मैप उन्होंने दिखाया तो उसमें दिखाया कि सी इलाके ABC तीनों इसराइल के हैं, हालांकि सऊदी अरेबिया, हाँ सऊदी अरेबिया ने कहा कि एक मिनट ठहरिए, आप साइड पे रखें, हमारा तो फार्मूला ये है कि 2 रियासती सोल्यूशन है, यही फार्मूला पाकिस्तान का भी, तमाम OIC ममालिक का है। अच्छा, अब इसमें यह हुआ कि ये यहाँ पर जाके एक सूरत हाल ऐसी है जो मेरा ख्याल है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है आने वाले दिनों में, कि क्या जो है ये। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जब ये हुआ था ना मुआहदा 2020 में, तो उस ज़माने का मैं आपको दिखा दूँ। 18th स्लाइड, फ्रांस 24 ने कहा था कि एरिया सी द चंक ऑफ वेस्ट बैंक द इसराइली राइट हैज़ लॉन्ग बीन कमिट। मतलब बड़ी खुशी मनाई गई थी कि जी वो जो एरिया सी है वो तमाम का तमाम जो है वो भी चला गया, एरिया बी भी चला गया, एरिया ए भी चला गया, और गोलान हाइट्स को भी उन्होंने हवाले कर दिया था। अब गोलान हाइट्स भी वापस जाएंगी फ़लस्तीन में, इसीलिए आप देखें कि जो शाम को वापस लेकर आया है सऊदी अरेबिया अरब लीग में, अरब लीग में बशारुल असद भी आए हैं वापस। तो गोलान हाइट्स, ये 19वीं स्लाइड BBC की, उस जमाने में ट्रम्प साइंस ऑर्डर रिकॉग्नाइजेस ऑक्युपाइड एरिया इज इजरायली। ये नहीं हो सकता था। हाँ। ये इसी पे 2019 में यहीं पे फटाखड़े, ये नहीं हो सकता था। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जेरूशलम पोस्ट, ये नेतन्याहू कह रहे थे कि पैलेस्टीनियन स्टेट वोंट बी क्रिएटेड।
बात ये है कि ये जो है ये तो नहीं हो सकता था। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया भी तस्लीम करता है। 2015 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट गए, ये 2015 की स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको, जेरूसलम पोस्ट की, तो उन्होंने कहा हेड ऑफ 22वीं स्लाइड, वो प्रेसिडेंट ने विजिट किया इसराइल को, तो कहा पैलेस्टीनियन बिलोंग्स टू अरब्स लाइक इंग्लैंड बिलोंग टू इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया भी तस्लीम करता है, फ्रांस 23rd, इस ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइजेस वेस्ट जेरूशलम एज कैपिटल ऑफ इसराइल। ईस्ट नहीं, वेस्ट, ये ज़हन में रखें, वेस्ट जेरूशलम यानी जहां तल अवीव है। तो बात सारी ये है कि ये अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये दिन है कि क्या जो है वो यहाँ पर तस्लीम करते हैं, क्या वो इसको मानते हैं इस बात को, और ये उनको यकीनन, ये 33rd स्लाइड अगर हम दिखा दें, ये ओस्लो इंटरिम एग्रीमेंट था, इसके मुताबिक 1991 तक सारा का सारा फलस्तीनी अथॉरिटी के पास चला जाना चाहिए था। ठीक है, सारे के सारे जो वेस्ट बैंक के इलाके हैं A, B, C, इनको ख़त्म होके चले जाना चाहिए था। इसीलिए लेकिन फिर 2000 में इंतफादा खड़ी हो गई, वो कैंप डेविड मुआहदे ख़त्म हो गए और ये सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है, ये अब सवाल ये है कि गज़ा में क्या होगा, गज़ा में क्या होगा, क्योंकि गज़ा में तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी नहीं है, वहाँ तो हमास है सर। तो आप याद करें कि इस साल के शुरू में एक खबर हमने दी थी कि पहली मरतबा हमास और फतह दोनों के लोग सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, और हमें इस्माइल हानिया भी नजर आए थे और खालिद मिशाल भी नजर आए थे उम्रा करते हुए। दोनों नजर आई थी शख्सियात हमें, और उम्रा कर रही थी इस साल के शुरू में, ठीक है, और एक ही वक्त में वो दोनों शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी सऊदी अरेबिया में उम्रा कर रहे थे। तो हमास भी ऑन बोर्ड है, फतह भी ऑन बोर्ड है। नेतन्याहू जो है वो किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे, और किस तरह से वो जो है वो क्या ये फ़लस्तीनी रियासत वाकई, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो देखें, सऊदी अरेबिया का तो बिल्कुल स्टांस जो है वही है कि जो स्टांस सबका है, यानी तकरीबन सारी दुनिया का है, दो रियासती सवाए ट्रंप ने आके दरमियान में कहा ना कि मैं उधर से इधर से ट्रांसफर बना, वो तो फजूल, वो तो बात ही खत्म हो गई ना। अब जो किस्सा है वो ये है कि ये, अच्छा, फिर उसके बाद तो ये क्या फ़लस्तीनी रियासत जिसमें गोलान हाइट्स शाम को, मगरबी किनारा और यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत, ये और साथ उसके गजा, तो क्योंकि हमास है वहां पे, क्या ये फलस्तीनी रियासत बनने जा रही है, और उसके नतीजे में फिर वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे? पाकिस्तान का भी ये स्टांस है, बिल्कुल सारी दुनिया का ये स्टांस है, ओआईसी 57 मुल्कों का स्टांस है ना कि ईस्ट यरूशलेम जो है वो, मतलब यरूशलेम जो है वो मुसलमानों वहीं पे है सब कुछ। तो बात सारी ये है कि ये अब बड़े इंटरेस्टिंग डेज हैं कि क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है असल में बुराई, तभी तो इंडिया बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह सारे ट्रंप के पीछे लग गए थे, ट्रक की बत्ती। असल बात ये है कि सऊदी प्लान है, इसराइल के वजीर आज सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं, सऊदी अरेबिया ने जो बात की वह इसराइल की ये जिक्र ही नहीं किया। सऊदी अरेबिया एक अपर हैंड से आ रहा है, तो मुसलमान मुल्क है सारे, और उनकी कंडीशन जो है उसमें वो फ़लस्तीन में सफ़ीर हैं, यानी फ़लस्तीन के सफ़ीर का मतलब है कि आपने मगरबी किनारे को या उन इलाकों को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया और वहाँ खड़े होकर बात की। एक ब्रेक का वक्त हुआ है सर, वापस बड़ी जी अवफल ने उसके बाद बात, ठीक है, मज़ीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपने कहा कि जो इस वक्त सऊदी अरब से बात चल रही है ये अब्राहम एकॉर्ड नहीं, अब्राहम एकॉर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड्स में तो वो सफारत खाना यहाँ लाके और फ़लस्तीनियों की हैसियत ही खत्म, ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। ये देखें आप ज़रा, मैं 2017 का फिर दिखा रहा हूँ, फ्रांस 24, मुस्लिम लीडर अर्ज वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज ईस्ट यरूशलेम एज कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है ना। ईस्ट यरूशलेम के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, यहाँ तो यरूशलेम को ही दारुल हुकूमत उस फ़लस्तीनी रियासत के बनाने की बात हो रही है, ये अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा ही नहीं है। ये वो है जो किंग अब्दुल्ला फार्मूला है ना, जिसको पाकिस्तान समेत तमाम ओआईसी मानती है, ठीक है, ये वो बात है, ये उस वक्त सामने आया था। और इसी तरह से बहरहाल तो ये उस वक्त ये हवा में उड़ रहे थे। यरूशलेम पोस्ट अगर ट्रेंड स्लाइड देखें तो नेतन्याहू ने कहा था पैलेस्टीनी स्टेट किसी सूरत नहीं होगी, अब वो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि पैलेस्टीनी स्टेट होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया, अब देखते हैं कि मामला कहाँ बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, देखिए इंडिया का मामला ख़त्म नहीं हो रहा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ। और आज इकोनॉमिस्ट में जो एक उनका मजमून अभी कुछ देर पहले आया है, वो कह रहे हैं कि इंडिया इज टेस्टिंग अमेरिकाज फ्रेंडशिप। अपने दोस्तों को कभी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए,
अमेरिका एक इत्तेहादी है, बड़ा इत्तेहादी है भारत ने जो सेकंड स्लाइड है उन्होंने अपने इत्तेहादियों को इम्तिहान में डाल दिया है, बड़े इम्तिहान में। और वो ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप विद द वेस्ट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट अनब्रेकेबल। अब ये देखें कि एक तरफ ये तस्वीर अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएं तो एक तरफ कनाडा, एक तरफ अमेरिका है, इनके दरमियान एक रस्सा है, इंडिया के साथ रस्सा टूट रहा है। ये इस तस्वीर को देखें इकोनॉमिस्ट के अंदर। अब उसके बाद इस इकोनॉमिस्ट के अंदर अगर आप पढ़ें आगे इसमें, तो वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं आपको नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। कनाडा इज नाउ स्टार्टिंग लुक रादर लेस आइसोलेटेड देन मिस्टर ट्रूडोज इंडियन क्रिटिक्स assume it was, turns out to be some of the intelligence pointing to government was collected provided by वही 5i, ठीक है, वही सारा जी समेत। मिस्टर मोदी saw that as a large coming out party for India, the Niger row has put a damper on it। अच्छा, फिर आगे जो है वो देखें समझा रहे हैं कि भाई मसला ये है कि इंडिया probably underestimated the strength of Western solidarity। ये आज का है, आज, ठीक है। It viewed Canada as a second order power in which if the allegations are true it felt able to meddle egregiously, or if allegations are not true whose concern it could dismiss out of the hand। अच्छा, लेकिन ये है कि ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये मामला जो है ना, ये इसको पढ़ लें पूरे आर्टिकल को। और आज चूंकि जयशंकर जी का खिताब है अक़वाम मुत्तहिदा में, ये बड़ी एक, मुझे नहीं पता वो क्या बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद उनकी तकरीर होगी जयशंकर की, लेकिन उससे पहले जो है वो ज़रा ब्लूमबर्ग देखें, वो क्या कह रहे हैं। द वेस्ट इंडिया प्रॉब्लम इजंट गेटिंग एनी ईजियर। ये फर्स्ट स्लाइड। वो बात सारी ये है कि ये मामला खराबी की तरफ जा रहा है। द बैकलैश अगेंस्ट कनाडा रिवील्स हाइपर मैकलिन न्यू नेशनल आइडेंटिटी, फॉज आउट ऑफ ओल्ड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमिलेशन, हेल्पलेसनेस, इनसिक्योरिटी, ब्ला 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 करके पूरा मजमून लिखा हुआ। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जयशंकर जी ने जो बात की है वो वही बात करते हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में कहा है कि इट्स अ वर्ल्ड वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, वही कि जी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया है, कोई मारते हैं तो इधर वो, भाई अमेरिका इत्तेहादी है, दुनिया देख रही है। और जी न्यूज़ ने, तो मुझे नहीं पता जयशंकर जी आज क्या बात करेंगे, लेकिन जयशंकर की खिताब को पहले ही उन्होंने, जी ने एक वो अजीब, मैं तो इसको नहीं समझ पाया कि क्या है ये, क्या है कि जयशंकर विल से ... कनाडा खालिस्तान विल ब्रेक द बैक ऑफ पाकिस्तान। ये अजीब व गरीब सी, क्योंकि जयशंकर अगर मेरे तो ख्याल है बात करेंगे भी वहां पर तो वो अजीब सी होगी कि वो वजाहतें कर रहे हैं कनाडा के हवाले से। नहीं पता नहीं, खुद आप चाइना इसमें दरमियान में आ गए। चाइना डेली ने आज 2 मजमून लिखे हैं इस पे। पहले तो वो लिख रहे हैं कि इंडिया 7th, इंडिया कैन नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु कीप देयर आइज ऑन इट्स एक्टिविटीज। चाइना को तो भाई तुम्हारे ऊपर 5 आइज ने नजर क्यों है, वो चाइना ने मजमून लिख दिया। इंडिया कैसे दोस्तों पे ट्रस्ट करोगे जो एक्टिविटीज तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं तुम्हारी। और फिर उसके बाद चाइना डेली ने लिखा है कि यूएस फैक्टर इमर्जेस इन इंडियाज रूल विद कनाडा। बात सारी ये है। और फिर दोबारा आज 24 घंटों में हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा हूँ आज का, डीपली कंसर्न्ड यूएस फ्रेश मैसेज फॉर इंडिया ऑन ट्रेड एलिगेशन। वो नहीं जा रहे, ठीक है। फिर एनडीटीवी कह रहा है पब्लिकली इन प्राइवेटली अर्ज इंडिया टू कोऑपरेट इन हरदीप निजर्स मर्डर प्रॉब, यूएस कह रहा है। और गार्डियन ने आज लिखा है कि एफबीआई वार्न प्रोमिनेंट यूएस 6 ऑफ थ्रेट्स आफ्टर मर्डर ऑफ हरदीप सिंह निजर इन कनाडा। कई जगहों पे मुजाहरे हो रहे हैं सारे, लेकिन अब इसको ये इम्तिहान है जयशंकर जी का भी, और उनके वो क्या बात करते हैं। उसके बाद वो न्यूयॉर्क से जाएंगे वाशिंगटन, वहाँ पे थिंक टैंक्स होंगे, खिताब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उधर से वो आर्मीनिया अजरबैजान का मसला, उधर से जो है ये मालदीव का इलेक्शन, उधर से बांग्लादेश, उधर से 5 आइज, सारे के सारे पीछे हैं। और वो मैंने आपसे कहा कि ये प्रेशर बिल्ड होगा। अभी तो वहाँ पे चीफ्स वगैरह आए हुए हैं ना, वो तो अलग इशू है, इंडो पैसिफिक के चीफ्स और वो सारे, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मसला आगे ख़राब होगा। और इस मसले की ख़राबी को कैसे देखते हैं, देखें, अगर ये मामला जो हैं ये इसको अभी भी इन्होंने यानी मैं तो, मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात है। आज ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, जो ताश कोट कर रहा है। लेकिन ताश में उसमें जाहिर है कि और भी म्यूचुअल बातें हुई हैं सारी, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो इसमें जो डेली सभा कह रहा है कि काराबाग लिबरेशन 24वीं स्लाइड, पीस कॉरिडोर्स, मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि ये जो कॉरिडोर्स हैं ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कॉरिडोर जो कि गैस के लिए, गैस को लेके जाएगा आगे, ठीक है।
और गैस को लेके जाएगा ये आज़रबाईजान से लेके और फिर यूरोप तक। और ये बड़ा तारीखी वाक़या है कि काराबाग जो है वो वहाँ से, और तास ने ही फिर इसको, आज रशियंस ने इसको इनकरेज किया है कि इदगर नखलिशेवन गैस पाइपलाइन विल कंट्रीब्यूट टू यूरोप्स एनर्जी सप्लाई, अर्दुगन ने। और ये लेकिन अर्दुगन, प्रेसिडेंट अर्दुगन के बयान को रशियंस बता, तो रशियंस ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है इस वक्त ये इस पूरी मूव को। अच्छा, इब्राहिम रईसी जो है उनका यकीनन कंसर्न होगा कि इसका क्या बनेगा, ये कॉरिडोर का क्या होगा। रशिया भी बड़ा क्लोज है ईरान से, मुसलमान मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, उसके क्या कंसर्न्स होंगे, तो ये सारे भी सेटल हो रहे हैं बीच में मामला। लेकिन इस दौरान जो है वो जो मैंने आपसे बात की ना कि ये एब्राहम एकॉर्ड नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें ना, जो 28 उस जमाने में क्या कहा था, ट्रम्प प्लान्स फर्स्ट रिजल्ट इसराइल विद क्लेम सॉवरेनिटी और पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक, वो नहीं है इसमें। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कैसे आगे चलता है और इसराइल के पास फिर क्या रहेगा, क्या वो फलस्तीनी रियासत को मान लेगा। सऊदी अरब ने सफीर भेज दिया अपना और यरूशलेम में भेज दिया, और वही सफीर हैं जो कि उर्दन में भी हैं और बड़े कमाल के सफारतकार हैं। 1996 से जो है ये उनके फॉरेन बड़ा एक्सपीरियंसड हैं, कई कनाडा में भी रहे हैं। तो ये जो है ये वहाँ पे पहुँचे हैं और ये इन्होंने पहुँच के महमूद अब्बास से बात की, कल शाम तक वहाँ पे रहेंगे और एक मैसेज छोड़ दिया है कि भाई ये हमारा कैपिटल है, ये यरूशलेम जो है हमारा कैपिटल है। अब वहाँ पर जाहिर है कि गज़ा में 2 शहादतें हुई हैं, उसको भी देखना है कि कैसे टैकल करना है। फिनलैंड की तरफ से आज जो है वो उनका जो 35वीं स्लाइड है, पास ब्लू, उनका मीडिया है, उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट दी है कि वी जॉइन नेटो, हमने रूस से बचने के लिए नेटो में हम शामिल हुए थे। और जाहिर है कि कल जो उनका एक मजमून आया था न्यूयॉर्क टाइम्स में 31st स्लाइड कि नेटो रेस टू जॉइन नेटो, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। कल जो हमने बात भी की थी कि नेटो को एक तरफ कर दी गया, और उसके ऊपर रशिया का भी बड़ा आज सख्त भी हुआ है। उन्होंने कि लेवरोव ने जो है उन्होंने कहा है, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि फिनलैंड हैज़ रूइंड इट्स न्यूट्रल स्टेटस, जॉइंड यूएस प्रोजेक्ट। अब यकीनन एक सेकंड थॉट वहाँ पे डेवलप हो रही है कि क्योंकि स्वीडन को फिर हंगरी ने कहा है कि हम तो नहीं स्वीडन को आने देंगे किसी सूरत, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो स्वीडन नहीं आएगा तो खाली फिनलैंड कैसे रहेगा। और ये अब इसको सॉल्व करना है, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है किसी तरह से कि ये मसला भी आगे ना हो। इंडिया ने रिजॉल्व करना है ये मसला, सिख पूरी दुनिया में सड़कों पे नहीं देखें, उनको पता चल गया, 5 आइज ने कह दिया कि तुम्हारे लीडर को मारा है सरकारी तौर पे, ठीक है, सरकारी तौर पे मारा गया। अब मुझे बताएं सिख आगे पूरी दुनिया में क्या करते हैं, हम तो सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इसके नतीजे में हालात ना खराब हो। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि उनको तो एक तरह से दुनिया भर की इंटेलिजेंस ने उनको बता दिया कि ये इंडिया के लोगों ने सरकारी तौर पे, इस पे इंडिया को मामलात को ठंडा करना है, संभालना है, डिप्लोमेटिक वे में समझाना है। 1-2 बंदों को हटाना पड़ जाए किसी को तो उसको हटाएं, आगे बढ़ें, दुनिया अमन का गहवारा बने। और ये दूसरे मुल्कों में जाके कभी नेपाल में गुजरेंगे, मालदीव में, इधर से पहले अपने बहुत सारे मसाइल को हल करें सर, और मसाइल को हल करके पहले तो ये तय करें कि ये क्वाड किधर है, ये 5 आइज तो क्वाड है, तो क्वाड और ऑकसस और ये आईमैक शाईमैक ये सारा क्या है, पहले इन इश्यूज को रिजॉल्व करें ताकि एक अमन हो। हम भी यहाँ पे अपने मुल्क में भी दुआ कर रहे हैं कि अमन हो, सुकून हो, आगे इलेक्शंस की तरफ जाएं, दुनिया में भी अमन सुकून हो, पड़ोस में भी अमन सुकून हो। लेकिन ये कि अमन सुकून तो फिर उस वक्त होगा ना जब सब चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा।